पहली बार जब आई वो आंधी, दिल में था डर, आंखों में पानी, फिर भी हौसलों के दीप जलाकर जीवन की नाव किनारे पहुंचाई। दूसरी बार तूफान लौट आया, जिस्म थका पर मन न घबराया, दर्द सहकर मुस्कान बचाई, वो योद्धा फिर जीत कराई, वो योद्धा फिर जीत कराई। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ और मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट है मिस जमीला सिद्दीकी, who has fought breast cancer not only once but twice. She is a mindset and communication coach और मैं उनको कहती हूँ कि वो एक पॉजिटिविटी की एक एम्बेसडर है। आज के इस इंटरेक्शन में हम ब्रेस्ट कैंसर के रेकरेंस के बारे में बात करेंगे। हमेशा ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद एक ही सवाल मेरे सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर ये बीमारी पलट के वापस तो नहीं आएगी। हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो खत्म होने के बाद कुछ पेशेंट्स में बीमारी पलट के वापस आ सकती है, जिसको हम कहते हैं रेकरेंस। उसके रेकरेंस के कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में मैंने मेरे कुछ वीडियोस में पहले बात करी हुई है, लेकिन एक पेशेंट जिन्होंने इस रेकरेंस को सक्सेसफुली फाइट किया है और आज 5 साल हुए हैं जिनका रेकरेंस के बाद आज उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, उस जमीला जी से बात करने के बाद आई एम श्योर ब्रेस्ट कैंसर रेकरेंस के बारे में आपके मन में जो सारे डर होंगे वो दूर होने का डेफिनेटली हम प्रयास करेंगे आज के इंटरेक्शन में। सो जमीला जी, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जब बात करते हैं तो रेकरेंस के बारे में बात करने के पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका सबसे पहले जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि वो कौन से साल में हुआ था और आपका इलाज ब्रीफली क्या हुआ था उस समय। नहीं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। मैं बहुत टाइम से ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं सबके साथ शेयर करूं, ताकि वो जो एक डर सब में बैठा है मैं जितना हो सके वो डर सब में दूर करूं। जैसे कि आपने मुझसे पूछा, मेरा जो फर्स्ट टाइम मेरे को हुआ दैट वाज इन 2017, नवंबर 2017। और मैं सिर्फ एक रूटीन चेकअप के लिए गई थी क्योंकि 2015 में मेरा यूटेरस रिमूव हुआ था। तो मुझे कहा गया था कि आप रूटीन चेकअप के लिए आते, क्योंकि मुझे एक लम्प सा महसूस होता था। तो जो मेरी गायनी थी वो मुझे कहती थी कि जमीला तुम ना रूटीन में अल्ट्रासाउंड करा लिया करो। तो उस दिन भी यही हुआ कि मैं बड़े घूमते हुए बड़े मस्ती से मैं हिमाचल रहती थी तब, तो हमने ट्रिप बनाया दिल्ली का और हमारा जो ये ट्रीटमेंट या कहिए कि मतलब रूटीन चेकअप वो मेरा ऐसा रहता था कि हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं तो साथ साथ हमारा चेकअप भी हो जाएगा। आई वॉज वेरी हैप्पी और जैसे कि कहीं ख्वाबों में भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ न्यूज़ मिलने वाला है। और जब मुझे मिला तो ऑब्वियसली मैं भी एक इंसान हूँ, तो मेरा जो पहला था वो ऑब्वियसली इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी। कौन सी स्टेज का था उस समय आपका? थर्ड स्टेज, स्टेज 3 का स्टेज था। 3। और आपका ट्रीटमेंट कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था उसमें? उस वक्त में मेरा पहले तो मुझे यही कहा गया कि आपका ये रिमूवल होगा। क्योंकि 2 उन्होंने मुझे तरीके बताए थे कि या तो हम आपका लंप निकाल दें और उसको हम एज इट इज रहने दें आपके ब्रेस्ट को, और फिर देखें कि आगे मतलब क्या होता है। वेट एंड वॉच वाला सीन था। तो फिर उन्होंने दूसरा मुझे ये कहा कि इफ यू आर ओके विद इट, क्योंकि नॉर्मली मैंने एक चीज देखा है कि फीमेल्स को लगता है, यहाँ मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगी, फीमेल्स को ये लगता है कि उनकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है या
वो एक अधूरापन महसूस करती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनालिटी यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो मुझसे ये कहा गया कि दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये पूरा ही रिमूव करें ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। ओके। ताकि रिकरेंस के चांसेस कम हो जाएं। ओके। ये मुझे तो कहा यानी गया। आपका मास्टेक्टमेक्टमी हुआ था, जी पूरा हाँ, ब्रेस्ट निकाला पूरा गया। निकाला गया। और उसके बाद कीमो और रेडियोथेरेपी जी हाँ, भी हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कीमोथेरेपी हुई। मैंने मेरा शायद 16 का साइकिल था। ओके। 16। और फिर मेरी रेडिएशन भी हुई, 25 रेडिएशन हुई थी। ये हुई। तो मेरे ख्याल से लगभग 8-9 महीने का आपका ये ट्रीटमेंट रहा बहुत होगा। आराम से, बहुत आराम से। सो उसके बाद क्या आप रेगुलर फॉलोअप में जाती थी? मैं बिल्कुल रेगुलर फॉलोअप में जाती थी और मुझे कहा गया था कि अब सब ठीक है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर हमेशा वो एक अच्छा चीज करते हैं कि आपको मेंटली तैयार करते हैं। मुझे ये कहा गया था कि जमीला, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। ओके। क्योंकि एज अ डॉक्टर हम जितना निकाल सकते थे हमने निकाल दिया है। ओके। बट ये ऐसी चीज है कि जो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती। अगर ये आगे कहीं गई है, जबकि हमने रेडिएशन से भी हम उसको मार रहे हैं, हम कीमोथेरेपी से भी मार रहे हैं, बट ये इतनी ढीठ है, अगर आसान लफ्जों में हम समझें, तो उन्होंने कहा कि चांसेस होते हैं। तो मैं अपने बारे में ही कहूंगी कि मैं मेंटली इस चीज के लिए तैयार थी कि हो सकता है, बट उन्होंने मुझे कहा था कि चांसेस नेक्स्ट टू निल है, बट स्टिल इट कैन अकर अगेन। ओके। तो जैसे हमने देखा कि जमीला जी का जब डायग्नोसिस हुआ था वो स्टेज 3 की बीमारी थी, उनका पूरा ब्रेस्ट निकल गया था, उसके बाद कीमो रेडिएशन भी हुई थी एंड शी वाज ऑन रेगुलर फॉलोअप। सो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे स्टेज थोड़ी सी बढ़ती जाती है, हमें मालूम है स्टेज 1, 2, 3 और 4 ऐसे स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 के कंपैरिजन में स्टेज 3 में बीमारी का रेकरेंस का रिस्क डेफिनेटली ज्यादा होता है। एंड शी वाज राइटली टोल्ड कि पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी पलट के वापस आ सकती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि सारे पेशेंट्स में ये पलट के वापस आती ही है, ऐसा नहीं है, बट ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसी के लिए पूरा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी रेगुलर फॉलोअप आपका होता है। सो आप कितना रेगुलरली जाते थे? जब बताया जाता था तभी जाते थे या आप अपने मर्जी से कभी भी जाती थी? मुझे ये कहा गया था कि एवरी 3 months में यू हैव टू गेट योर ब्लड टेस्ट डन। ओके। देन यू नीड टू गेट अ मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड। ओके। बिकॉज मेरा कई बार मेमोग्राफी में नहीं आ पाता था। ओके। क्योंकि फर्स्ट टाइम भी जब मेरा डिटेक्ट हुआ तो मेरे मेमोग्राफी में कुछ नहीं आया था। ओके। लेकिन डॉक्टर इंसिस्टेड कि इनका मुझे लग रहा है तो शी शुड गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड। ओके। आफ्टर दैट आई मेड इट अ पॉइंट कि आई डोंट बिलीव आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ इन माई केस। तो मेरे मेमोग्राफी में नहीं आता था। ओके। तो मैं मेमोग्राफी भी कराती थी, लेकिन फॉलोड बाय एन अल्ट्रासाउंड भी कराते थे, सो दैट आई कीप अ चेक ऑन माई सेल्फ। राइट। सो 2017 के बाद कितने साल तक आप ठीक थे? 3 साल। 3 साल। हाँ। सो 2017 to 2020 you were absolutely leading a normal life. Yes, right? absolutely. कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद भी। Absolutely. तो आपको क्या पता चला कि मतलब रेकरेंस के कोई सिम्टम्स आए थे आपको? नहीं, मेरे को रिकरेंस के एज सच कोई सिम्टम्स नहीं थे। एंड बिकॉज उस टाइम 2019 में कोविड था। हाँ। तो मेरे इस हाथ में एक ऐसे जैसे फैट डिपॉजिट होता है ना, ऐसे कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। गिल्ट टाइप हो गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने, जो मैं उनसे फोन पे बात करती थी, उन्होंने कहा हो सकता है कि फैट डिपॉजिट हो। ओके। हाँ, वहां पे मेरे से एक गलती जरूर हुई जो मैं बाकियों को कहूंगी कि ये ना करें। कोविड के वजह से मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं हिमाचल रहती थी, तो मुझे ये लगा कि मैं नहीं जा सकती हूँ दिल्ली अपने ट्रीटमेंट के लिए या अपने फॉलोअप के लिए। तो मैंने उसको थोड़ा सा डिले कर दिया। अच्छा। और मैं दिसंबर में, जबकि मुझे उसमें उस गिल्ट में मुझे पेन होना शुरू हो गया और वो साइज में थोड़ा बड़ा हो गया। तो हमको थोड़ी घबराहट हुई कि अब ये क्या हो गया। तो जिन डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो
अब्रॉड चली गई थी। ओके। अब मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज ये एक ऐसी चीज थी जिसमें ट्रस्ट फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड। आई कुड नॉट थिंक ऑफ कि मैं अब कहाँ जाऊं, किसको कांटेक्ट करूं। एंड आई वॉज रियली फॉर्चुनेट दैट आई मेट डॉक्टर वैशाली, और मैं इनके पास फिर मैं आई दिसंबर 2020। और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा, और मैंने सारा पेट सिटी वगैरह सब कुछ कराया, और उन्होंने कहा कि हाँ इसको हमको निकालना पड़ेगा। राइट। सो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि जो कैंसर का रेकरेंस होता है वो आपके ट्रीटमेंट के बाद कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता कि हाँ 6 महीने में ही पलट के वापस आ गई या 1 साल में ही पलट के वापस आ गई। जैसे जमीला जी का 3 साल शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, फिर उन्होंने एक गांठ महसूस करी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस प्रोबेबली वो जल्दी से दिखा नहीं पाई। सो ये फैक्ट है कि आपका जो ये फॉलोअप स्केड्यूल होता है जो आपको डॉक्टर्स बताते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू फॉलो, क्योंकि अगर कैंसर रिकरेंस हो रहा है तो आपको वो जल्दी से डिटेक्ट कर सके। एंड जो टेस्ट किए जाते हैं फॉलोअप में, दीज आर द टेस्ट विच हेल्प द डॉक्टर्स टू फाइंड आउट कि ये कैंसर के कोई बीमारी पलट के वापस तो नहीं आ रही। बहुत बार पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप हर 6 महीने में क्यों जांच कराते हो या हर 3 महीने में मुझे क्यों जांच के लिए बुलाते हो। लेट मी टेल यू कि शुरू के 2-3 साल में कैंसर के रिकरेंस की रिस्क सबसे ज्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना है कि जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर होता है वो कुछ सालों के बाद भी रेकर हो सकता है। सो जमीला जी, जब आपका कैंसर आर्मपिट में दोबारा पलट के वापस आ गया, इनका मैस्टेक्टमी हुआ था, उसके बाद भी कैंसर पलट के वापस आया उसी एरिया में। बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि पूरा ब्रेस्ट निकालने के बाद कैंसर कभी पलट के वापस आएगा ही नहीं, लेकिन इनका मैस्टेक्टमी के बाद भी उसी एरिया में कैंसर पलट के वापस आया। सो जब कैंसर पलट के वापस आया है ऐसा आपको पता चला तो आपको क्या लगा? मेरा शौक इस वक्त पहले से कम था। ओके। बिकॉज आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ माई डॉक्टर। ओके। जिन्होंने मुझे कहा था, हाँ मैं इतना जल्दी से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा पूरा रिमूवल हो चुका था, तो आई वॉज क्वाइट एश्योर्ड कि नहीं होगा ऐसा कुछ। ओके। पर पहले से ऑब्वियसली मुझे डर कम था, क्योंकि एक मैं सारे प्रोसीजर को गुजर चुकी थी, तो मुझे पता था कि अब क्या क्या। ऑब्वियसली एक दोबारा से ये एक टेंशन जरूर थी कि पता नहीं कितनी कीमोथेरेपी अब दोबारा होगी, रेडिएशन होगा या नहीं होगा। ओके। तो वो एक डर मन में जरूर था। ओके। कि बट ऐसा तो नहीं लगा था कि अभी कैंसर की बीमारी पलट के वापस आ गई, जो पहले हुआ है सारा ट्रीटमेंट वो सारा फेल हो गया, अब नाउ दैट इज द एंड ऑफ लाइफ, ऐसा तो नहीं लगा था आपको? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि पहली बात कि मेरे को बहुत क्लैरिटी से बता दिया गया था। ओके। कि भाई आपको रिकरेंस हो सकता है। ओके। दूसरा उन्होंने मुझे ये भी स्पेसिफाई किया था कि 5 इयर्स, और मेरे को भी 5 इयर्स नहीं हुए थे। ओके। तो इसलिए मैं मेंटली तैयार थी। हाँ, मुझे ये जरूर था कि पता नहीं अब कितनी रेडिएशन फिर से होंगी, कितना कीमोथेरेपी फिर से होगा, और डेफिनेटली मेरे बहुत खूबसूरत बाल वापस आ गए थे, और मुझे लगा कि शायद मैं दोबारा से इन्हें खो दूंगी, पर डेफिनेटली आई वॉज रेडी फॉर द ट्रीटमेंट। पर पहले से मैं उतनी डरी हुई नहीं थी, क्योंकि जमीला जी ने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इन सब के बारे में एक बार अनुभव कर चुकी थी, इसीलिए शायद वो मेंटली बेटर प्रिपेयर्ड थी कि अगर सपोज दोबारा मुझे इस ट्रीटमेंट के फेज को गुजरना है तो शी न्यू कि व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द ट्रीटमेंट। बट सारा जो आपका ये ट्रीटमेंट प्लान था, वो रिकरेंस के बाद का मैं बात कर रही हूँ, वो आपको सारा अच्छे से समझा दिया गया था? हाँ। जैसे आप मेरे पास आए थे, प्लस हमने एज ए टीम एफर्ट आपको ट्रीटमेंट ऑफर किया था, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विथ मी एंड विथ माय अदर कोलीग्स एज एन ऑन्कोलॉजी टीम? आपका क्या एक्सपीरियंस था उस समय?
मेरा पहले तो देखिए ऐसा है कि हाँ, मैं मेंटली तो बिल्कुल तैयार हो गई थी, लेकिन जब आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे आज भी याद है कि आपने किसी डॉक्टर को बुलाया था, क्योंकि इट वाज हेयर, राइट, और मेरा ये ऑलरेडी यहाँ पे स्किन काफी टाइट था। तो आपका जो कॉन्वर्सेशन था, जिनको भी आपने बुलाया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो उन्होंने कहा कि इनके यहाँ से स्किन ले लेते हैं। तो मैं थोड़ी घबरा गई। करेक्ट, याद है आपको? मुझे याद तो है। उन्होंने कहा यहाँ से लेके और इसको ये करते हैं, बट शी वॉज द वन जिन्होंने कहा नहीं, वो आई मेरे पास, उन्होंने मेरे यहाँ के स्किन को ऐसे खींचा, नहीं नहीं हो जाएगा, इसी में शी विल डू इट, जमीला तुमको कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेशक यहाँ से मत करिए। एंड डेफिनेटली मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे एक कोई बहुत अपना जो है वो मेरे बारे में केयर कर रहा है, और मुझे, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो कह रहे हैं। राइट, सो डेफिनेटली जो रेकरेंस के बाद का जो ट्रीटमेंट होता है वो एज अ पेशेंट काफ़ी प्रॉब्लमेटिक तो ज़रूर होता है, लेकिन एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, एज अ सर्जन, एज अ टीम ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे लिए भी एक चैलेंज ही होता है कि एक बार पेशेंट उस फेज से गुजर चुका है, अब हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे ऑफर कर सके सो दैट हमारा पेशेंट इस नई जंग को भी अच्छे से जीत पाए। तो इनके बारे में मैं एक ये कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली जो ये डिस्क्राइब कर रही है, ये प्रॉब्लम ज़रूर हमारे सामने आई थी, क्योंकि पहले के ट्रीटमेंट की वजह से काफ़ी टाइटनेस उस एरिया में आई थी, और मुझे एज अ सर्जन बहुत चिंता थी कि ये हाथ, अब ये दाहिना हाथ है, कैसे उठा पाएगी, वेदर शी विल बी एबल टू डू हर ओन हाउस होल्ड छोटा छोटा काम भी, या अपना खुद सेल्फ केयर भी कर पाएगी कि नहीं। लेकिन जमीला जी ने मेरे सारे प्रेडिक्शंस को झूठा साबित करके उन्होंने इतना अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो ये कर नहीं पा रही है। मुझे ये भी डाउट था कि वो क्या हाथ सीधा कर भी पाएगी कि नहीं, और आज वो पूरा अच्छे से हाथ ऊपर उठा पाती है। सो जमीला जी, ये ट्रीटमेंट के दौरान आपको, आपके फैमिली के लोग, आपके हस्बैंड को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली या कहाँ से स्ट्रेंथ अपने लिए इस नए रिकरेंस को झेलने के लिए? देखिए, सबसे ज्यादा तो श्रेय मैं अपने आप को ही दूंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ। हाँ, डेफिनेटली माय हस्बैंड, उन्होंने हर पल, हर मोमेंट मेरी बीमारी को मेरे साथ जिया। करेक्ट। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, और डेफिनेटली मेरी डॉक्टर, क्योंकि हम सब ने मिलके इस लड़ाई को, क्योंकि कोई भी शख्स एक लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता, बिल्कुल नहीं लड़ सकता, जब तक कि उसके साथ उसकी टीम, उसके घर वाले साथ खड़े हों। करेक्ट। मुझे आज भी याद है जब आपने मुझे ये न्यूज दी थी कि जमीला, तुम्हारे सारे नोट्स निकाल दिए गए हैं, अब एक भी नोट नहीं है, और जमीला सारे नोट्स पॉजिटिव थे, और मुझे नहीं पता कि क्या कितना आगे जा चुका है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने बहुत फर्मली और बहुत प्यार से, बहुत आहिस्ते से, पर ये बात मुझे कही कि जमीला, यू आर एट हायर रिस्क। तो मैंने कहा था मुझे तो रिस्क लेने की आदत है। करेक्ट, आई रिमेम्बर, डेफिनेटली रिमेम्बर दैट। और क्योंकि वो इतना एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट था, बट फॉर्चुनेटली हम वो पूरा अच्छे से निकाल पाए थे। लेकिन मुझे एक चिंता हो रही थी कि आगे ये दोबारा रिकरेंस ना हो, उसके लिए मुझे इनको आगे के ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन दोबारा देना है। तो आपका जैसे पहले वो आपका हुआ भी, कीमो भी हुई, रेडिएशन भी दोबारा हुई। आपका पहला कीमोथेरेपी और आपका दूसरा कीमोथेरेपी या रेडिएशन, उसमें आपको क्या अंतर लगा था? एज सच अगर आप मेडिकली टर्म में पूछे तो उतना कुछ नहीं था इसमें। सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जैसे पहले मेरा 16 हुए थे कीमोथेरेपी, तो इस बार मेरे शायद 9 हुए। ओके, 9 हुए। हाँ, रेडिएशन मेरा पहले 25 था, इस बार 20 हुआ। ओके। हाँ, उसमें एक डिफरेंस जरूर था कि रेडिएशन से पहले मुझसे ये कहा गया हाँ, कि
मुझे सारा बताया गया आगे, जो कि बताना भी चाहिए एक पेशेंट को। लेकिन डेफिनेटली मैं आगे यही कहना चाहूंगी जरूर, एंड आई विल एम्फसिस ऑन दिस, कि जब हम पेशेंट को बता रहे हैं तो उसे कैसे बताना है ताकि वो डरे ना। हाँ। तो मुझे ऐसे बताया गया कि देखिए आप रेडिएशन लेंगी तो कुछ टाइम के बाद आपका राइट हैंड काम नहीं करेगा, और आपको कुछ साइड इफेक्ट्स, मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके। तो ये कुछ चुनिंदा बातें मुझसे कही गई थी, तो मैंने एक ही सवाल किया था, क्योंकि मैं एकदम पॉजिटिव माइंड से बैठी थी कि मुझे ठीक होना है। करेक्ट। मुझे ठीक होना है। करेक्ट। देखिए हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं, कोई चीज ठीक कर पा रहे हैं, तो हम उसको समझाते हैं, करते हैं। लेकिन कोई चीज नहीं कोई सुन रहा है तो हम क्या करते हैं, उस चीज को अपने आप से अलग कर देते हैं। हाँ। तो एक चीज मेरे पास थी जो मेरी नहीं सुन रही थी, उसको मैं अलग कर चुकी थी। तो अगेन आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब अगर कुछ होता है मुझे फिर अलग करना है। अगर उससे कोई चीज मेरा नहीं काम कर रहा, लेकिन एटलीस्ट आई एम अलाइव, आई एम विद माई हस्बैंड, आई एम लिविंग, इवन आई कैन स्पीक। तो अगर एक हाथ नहीं भी काम करेगा तो सो व्हाट, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। मैं उस माइंड सेट से बैठी वहां। करेक्ट। और मैंने एक ही क्वेश्चन किया था, डू आई हैव एनी ऑप्शन? आंसर आया था नो। मैंने कहा देन गो फॉर इट, सिंपल। ओके। सो हियर आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स कि आज बीमारी पलट के वापस आने का रिस्क जीरो तो हमने नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले के कंपैरिजन में इवन रेकरेंट डिजीज में या कैंसर पलट के वापस आने के बाद भी बहुत एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास है, और उन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ हमने जमीला जी का ट्रीटमेंट किया है, एंड शी हैज नाउ कंप्लीटेड 5 years आफ्टर द रेकरेंट डिजीज ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर का रेकरेंस होना यानी दैट इज द एंड ऑफ लाइफ, या आगे कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा सोच बहुत गलत होगी। बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स है, कीमोथेरेपी के 2nd लाइन, 3rd लाइन सारे ऑप्शंस आज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इवन रेडियोथेरेपी कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड अगेन। ऑब्वियसली हमें ये देखना होता है कि पहली ट्रीटमेंट और दूसरे ट्रीटमेंट के बीच में कितना गैप है, वेदर दैट एरिया विल बी एबल टू टॉलरेट ट्रीटमेंट और नॉट। जैसे जमीला जी को बताया गया था कि हो सकता है कि आपको दोबारा रेडिएशन देने की वजह से काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। एंड आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि ये सारा जो हमने एंटिसिपेट किया था कि प्रोबेबली शी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन आफ्टर द ट्रीटमेंट, बट इन्होंने अपनी पॉजिटिविटी की वजह से, अपने स्ट्रेंथ की वजह से, हमारी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से हमारी सारी जो प्रेडिक्शंस थी वो सारी गलत साबित कर दी। मुझे ऐसा लगता था कि ये हाथ से काम ही नहीं कर पाएगी, आज वो पूरा अच्छे से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पा रही है। सो जमीला जी, हम हमारे दर्शकों को या स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स है उनके मन में कॉन्स्टेंटली एक ये डर रहता है कि दोबारा कभी आएगी तो मेरा क्या होगा, कैसे होगा, उनको आप एक क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? जी जरूर। मैं इससे पहले एक बात और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। 2nd टाइम जब मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी, मुझे अभी आपके कहने से एक बात याद आई। तो उस वक्त उसमें एक मेडिसिन थी, जब वो इंजेक्ट करते थे वो बहुत पेनफुल थी। ओके। मतलब वो शुरू में उसके 5-10 मिनट इट वाज वेरी पेनफुल। ओके। तो मैं उस पेन को बर्दाश्त करती थी और मेरे ऐसे आंसू गिरते रहते थे, और मेरे हस्बैंड मेरी माँ से मेरी बात कराते रहते थे, और मम्मी मुझे बोलती रहती थी बेटा एकदम ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे। तो मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि ये इतना दर्द मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर एन एंजल केम एज अ डॉक्टर, और उन्होंने आके बोला व्हाई शी इज क्राइंग। तो मैंने बोला सर ये इंजेक्शन मतलब ये वाली जो आप डालते हैं ना, तो उसमें कुछ एक 3 अलग अलग स्टेजेस में होते हैं कि पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, ऐसे कुछ 4 थे। तो वो जो 3rd नंबर पे था, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ये जब कभी भी ये चढ़ता है तो मुझे पेन होती है। तो उन्होंने इमीडिएटली स्टाफ को बुलाया, उन्होंने कहा व्हाई शी हैज टू गो अंडर अ पेन। ओके। एंड आई वाज नॉट नोइंग दैट ही सेड कि इसकी टैबलेट्स आती हैं,
If you can afford, have that tablet. Why you want to bear that pain? और मुझे एकदम से लगा wow, I was not knowing this. और उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम से इनको ये मत दीजिए आप इंजेक्शन, लेट हर हैव इफ शी कैन टेक दैट ओरल मेडिसिन. एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज तब मेरी शायद 8 या 9 होनी थी, तो मेरी 4 हुई थी अभी. तो मुझे ये था कि अब ये 4 बार मुझे फिर ये दर्द बर्दाश्त करना. तो आई वॉज सो हैप्पी. तो माई मैसेज इज दिस. पहली बात, कैंसर को एक नॉर्मल डिसीज के जैसे लीजिए. करेक्ट. कैंसर में जस्ट थिंक देयर इज अ वर्ड कैन, एंड दैट्स अ पॉजिटिव वर्ड. आई कैन फाइट बैक. और आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी अच्छी, इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि सारी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान है. सब कहते हैं कीमो में दर्द होता है, कुछ नहीं होता. बिलीव मी, कुछ नहीं होता. जस्ट एंजॉय इट. मैं रेडिएशन एंजॉय करती थी. म्यूजिक लगा होता था, ऊपर वो बादल वगैरह बने होते थे, मैं उसको देखती रहती थी. कीमो के दौरान भी यू कैन वॉच अ मूवी, यू कैन टॉक टू योर स्पाउस, जो भी आपके साथ है, एंड जस्ट enjoy every moment of it. If you take it like this, it will become easy for you to come out of this problem. And again, it's not a problem, and it's curable. And a live example, I'm sitting in front of you. So, Jamila ji, thank you so much for being with me today. आप सब ने जमीला जी के एग्जाम्पल से ये देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर का अगर रिकरेंस भी होता है तो भी उसका इलाज संभव है. जैसे उन्होंने कहा कि कैंसर में ही कैन ये शब्द छुपा हुआ है. उस कैन की तरफ फोकस करिए. आई कैन डू इट द वे शी हैज डन इट. सिमिलर वे अगर कोई प्रॉब्लम दोबारा अगर आती है, वी कैन ट्रीट इट टुगेदर. So it is never a individual's job, it is always a teamwork. And patients की positivity, patient का mental strength, obviously उनके family का support, उनके friends का support, and as a teamwork we all can treat you very well. So this is my positive message to all of you out there. ऐसे ही कैंसर रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके हम इस चैनल पे आते हैं. सो स्टे विथ अस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.